जोहार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम। आज एक नई कविता के साथ हम यहाँ पर क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। आज का कविता का नाम है विश्वनाथ शाही और इस कविता के जो कवि है इनका नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रफुल्ल कुमार राय जी का। ये जो कविता है दरअसल एक नाटक है। उस नाटक का नाम है ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है, उस नाटक के जो लेखक हैं, उस लेखक का नाम है विशेश्वर प्रसाद केसरी। विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखी गई नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में एक कविता है जो यहाँ पर है। इस कविता को लिखा है प्रफुल्ल कुमार राय ने, जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के अंतर्गत है। आप जब वो नाटक पढ़ेंगे तो आपको उस नाटक में ये एक कविता जो है एक छोटे से भाग के रूप में दिखाई देगा। तो हम लोग उधर अधिक बात नहीं करते हैं, हम अपने कविता पर केंद्रित करते हैं। तो कविता को जो है आज हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बार कविता का हम पाठ करते हैं, कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। कड़की उठले तरवारी। कविता का नाम है विश्वनाथ शाही, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी गई है। कविता है कड़की उठले तरवारी, शहीद चलने धारी धारी, देख के फिरंगी चाइल उठल तरवार ढाइल, गोटा गतर अनल संचारी आइक सबके अंगारी, 1857 जमा होले एके ठन, रणभेरी फुकले हुंकारी, पनीच टंकारे प्रलयंकारी, ठाकुर विश्वनाथ शाह संगे गणपत राय, पाछे भाई नादिर भिखारी, अंग्रेज हिया हाहाकारी, धरती डोली गेल महाप्रलय भेल, कांपे अंग्रेज सरकारी, बंकिंघम हिले दीवारी, आपने आदमी जन बन गले विभीषण, आपन के आपन से जारी, दगा देले बड़ भारी, नागपुरक माटी कांदे, देखी के बेटा फांसी के फांदे, रवि शशि उगले अंधारी, नभे उदास घटा भारी, कथा सुमिरने हाय राय मन पछताए, अंतरे संताप बहारी, नमन करत सतवारी, कड़की उठले तरवारी, शहीद चलले धारी धारी। अभी हमने जो कविता देखा, तो इस कविता का जो अर्थ है इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहला लाइन, कड़की उठले तरवारी, शहीद चलने धारी धारी। यहाँ पर देखिए एक शब्द है कड़की, कड़क उठना, जैसे बिजली कड़कता है उसी तरह से तलवार कड़क उठा। लेकिन तलवार कैसे कड़के, है ना। लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ है तलवार जो है रखा हुआ होता है, कई बार घरों में या दीवारों में टंगा हुआ होता है, उसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन जैसे उससे हम कुछ काम लेना चाहते हैं, है ना, जैसे किसी का वध करना हो, युद्ध करना हो, तो उस तलवार को जैसे पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कड़क उठा हो। इसीलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कड़की उठले तरवारी। तलवार जो है कड़क उठा है। शहीद चलने धारी धारी। शहीद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जितने भी क्रांतिकारी हैं, है ना, जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सबों के लिए शहीद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहले पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि कड़की उठले तरवारी, तलवार जो है कड़क उठा है, तलवार अब तैयार हो चुका है और जितने भी शहीद हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, वो चलने लगे हैं धारी धारी। धारी धारी यानी कि पंक्ति में, झुंड में वो चलने लगे हैं। देख के फिरंगी चाइल उठल तरवार ढाइल। अब तलवार कड़क उठा है, जितने भी शहीद हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, वो झुंड में युद्ध करने के लिए या लोहा लेने के लिए या अंग्रेजों के विरोध के लिए कह सकते हैं निकल पड़े हैं। लेकिन ये निकले क्यों हैं? देख के फिरंगी चाल, ये निकले हैं फिरंगियों की चाल को देख करके। दरअसल उस समय जब अंग्रेजों का शासन था तो एक नीति अंग्रेजों के द्वारा खूब प्रयोग की जाती थी और वो नीति है फूट डालो और राज करो की नीति।
फूट डालो राज करो की नीति को भारतीय समझ चुके थे और समझने के बाद उनसे लोहा लेने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए जितने भी क्रांतिकारी थे वो तलवार उठा लेते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ कहा गया है, देख के फिरंगी चाइल्ड उठल तलवार ढाइल। ये जो शहीदों के द्वारा या क्रांतिकारियों के द्वारा तलवार या ढाल उठा लिया गया है, ये क्यों उठाया गया है? क्योंकि इन लोगों के द्वारा अंग्रेजों का जो चाल है वो समझ लिया गया है ना। अब अंग्रेजों की जो चाल है उसको समझने के बाद यहाँ के जो क्रांतिकारी है, पूरे भारत के क्रांतिकारी, लेकिन चूंकि हम ये कविता पढ़ रहे हैं छोटा नागपुर के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में, इसलिए इसमें जितने भी क्रांतिकारियों का जिक्र होगा उसमें छोटा नागपुर के क्रांतिकारी यानी कि झारखंड के क्रांतिकारियों का जिक्र होगा। तो जितने भी क्रांतिकारी हैं ये तलवार और ढाल उठा करके निकल पड़े हैं अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। गोटा गतर अनल संचारी आइक सबके अंगारी, है ना। गोटा, गोटा यानी कि पूरा, गतर यानी कि शरीर, काया। गोटा गतर अनल संचारी, अनल का मतलब क्या हो गया? आग। संचारी का मतलब क्या हो गया? संचार, मतलब पूरे शरीर में फैल जाना। तो पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे आग से वो तपने लगा है, सारा शरीर आग से तपने लगा है। आँख सबके अंगारी, और आँख ऐसा लग रहा है जैसे आँखों में आग, आँख में आग दहक रहा हो। आग जिस तरह से लाल हो जाता है कि क्रांतिकारियों की आँखों को देखने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि क्रांतिकारियों के आँखों में आग जल रहा हो, आग दहक रहा हो, इतना गुस्सा था उनके मन में। 1857 जमा हो लय के ठन, और ये सब जितना कुछ भी है यानी कि तलवार कड़क उठा है, जितने भी शहीद है, क्रांतिकारी है, ये अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं। हाथों में तलवार है, ढाल है, वो पूरा शरीर जो है ये आग से तप रहा है। आँखों में ऐसा लग रहा है जैसे आँखों में कोई अंगार जल रहा हो। तो ये सब जो है किस समय हो रहा है? ये सब हो रहा है 1857 के दौरान। 1857 के दौरान हम मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहाँ इसका जिक्र आता है। तो 1857 में जमा हो लय के ठिन, जितने भी क्रांतिकारी हैं ये सब एक जगह पर जमा हो जाते हैं। रणभेरी फुकलय हुंकारी पनिश टंकारे प्रलयंकारी। और जिस तरह से पुराने समय में महाभारत के अगर युद्ध को देखें तो उस समय जितने भी युद्ध हुआ करती थी उस युद्ध में कई नियम थे। नियम क्या थे? कि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसके हाथ में अस्त्र ना हो, है ना, तो उस पर आप वार नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा हो उस पर आप वार नहीं कर सकते। शाम ढलने के बाद आप वार नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति आपसे मित्रता का संदेश लेकर आया है आपके पास तो उस पर आप हथियार नहीं उठा सकते, वार नहीं कर सकते। और ऐसे कई नियम थे। उसमें एक और भी नियम था कि युद्ध की शुरुआत जो होगा ये शंख फूकने के साथ होगा, और युद्ध की समाप्ति जो होगी उस दिन युद्ध की समाप्ति वो भी शंख फूकने के साथ होगा। ऐसे नियम प्राचीन समय में युद्ध में थे। तो जब भी युद्ध की शुरुआत उस समय हुआ करती थी शंख फूका जाता था। तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है रणभेरी, है ना। रणभेरी फुकले हुंकारी, हुंकार के साथ, ललकार के साथ, अंग्रेजों को ललकार के साथ कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। भारतीय या तो झारखंड के या छोटा नागपुर के कह सकते हैं क्रांतिकारियों के द्वारा एक ललकार के साथ युद्ध की शुरुआत की गई। लेकिन युद्ध की शुरुआत कैसे की गई? रणभेरी फूकने के बाद, है ना। देखिए रणभेरी, मान लीजिए ये रणभेरी है तो इसको फूक करके बताया गया कि हाँ चलिए हम युद्ध के लिए तैयार है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ रणभेरी फूका गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरह से ललकारा गया अंग्रेजों को कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। पनीच टंकारे प्रलयंकारी, पनीच का अर्थ क्या हो गया? पनीच का अर्थ हुआ धनुष की डोरी, है ना। टंकार का क्या अर्थ हुआ? धनुष
में धनुष के डोरी में अगर बाण डाल करके अगर हम छोड़ते हैं तो उस बाण छूटने के बाद जो शब्द सुनाई पड़ते हैं उसको हम कहते हैं टंकार। ठीक है, तो पनीच यानी कि जो डोरी है वो छूटने के बाद जो टंकार यानी कि उसका जो शब्द सुनाई पड़ रहा है ये बड़ा ही प्रलयंकारी है। यानी कि अब जितने भी क्रांतिकारी है उनमें वो गुस्सा है ना। तो ये धनुष की डोरी से साफ पता चल रहा है उनका गुस्सा, क्योंकि ये जो धनुष की डोरी खींची जा रही है ये बड़ा ही खतरनाक सुनाई पड़ रहा है, बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रलय आ जाएगा, ये बड़ा ही प्रलयंकारी है। अब 1857 का जिक्र हुआ यहाँ, तो अगर हम इतिहास देखें तो इतिहास में हम देखते हैं कि विश्वनाथ शाही का नाम आता है, गणपत राय का नाम आता है, नादिर शाह का नाम आता है, शेख भिखारी का नाम आता है। तो ये 1857 में विश्वनाथ शाही के साथ गणपत राय जी थे और फिर नादिर अली और नादिर शाह और शेख भिखारी और ये जितने भी लोग हैं जिनका अभी नाम लिया गया, इनके द्वारा जो है अंग्रेज़ों को ललकारा गया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और जब इनके द्वारा ललकारा गया अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों के यहाँ हाहाकार मच गया, एक तरह से डर का माहौल व्याप्त हो गया, लोगों में, अंग्रेज़ों में डर बैठ गया। धरती डोली गेल महाप्रलय भेल, और ऐसा लगने लगा जैसे धरती अब डोलने लगा है ना। ऐसा लगने लगा जैसे अब यहाँ पर क्या आने वाला है, महाप्रलय आने वाला है। महाप्रलय यानी कि कुछ विध्वंसक होने वाला है, कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। अंग्रेजों में हाहाकार मच गया। कांपे अंग्रेज सरकारी, बंकिंघम हिल्ले दीवारी। अब जितने भी लोग हैं, विश्वनाथ शाही, गणपत राय, नादिर शाह, शेख भिखारी, इन लोगों के द्वारा जब अंग्रेज़ों को ललकारा गया तो एक तरह से खलबली मच गया अंग्रेज़ों के बीच में, है ना। अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेज की जो सरकार थी, वे डर गए, एक तरह से उनके बीच में खलबली मच गई, है ना। एक तरह से ऐसा लगने लगा जैसे डर के मारे वो कांपने लगे हैं। बंकिंघम हिल्ले दीवारी, बंकिंघम एक जगह का नाम है जो यूरोप में है, जहाँ से अंग्रेज़ों का शासन चला करता था। तो चूंकि वहाँ से अंग्रेज़ों का शासन चला करता था तो इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है बंकिंघम हिल्ले दीवारी। बंकिंघम जहाँ से शासन किया जाता था वहाँ का भी दीवार हिलने लगा। दीवार हिलने लगा का मतलब क्या हुआ कि वहाँ भी डर का माहौल व्याप्त हो गया, वहाँ भी एक तरह से खलबली मच गई कि अब क्या होगा, है ना। अपने आदमी जन बन गए विभीषण। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसमें एक बात क्या उठा कि अपनों में से कोई एक आदमी ठीक वैसे ही काम किया जैसे विभीषण ने किया था। विभीषण ने क्या किया था? राम और रावण की लड़ाई चल रही थी, राम रावण को मारने का प्रयास कर रहे थे और राम जी के कई प्रयासों के बावजूद रावण मर नहीं रहा था। सर पर मारा जाता था, रावण के 10 सर थे, एक सर कटने के बाद वो फिर जुड़ जाता था। लेकिन बाद में रावण के एक भाई थे जिनका नाम था विभीषण। विभीषण राम के पास आते हैं और राम को बताते हैं कि आपको उनके सर पर वार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इनके नाभि पर वार करना चाहिए। और इस बात को जानने के बाद राम रावण के नाभि पर वार करते हैं और रावण की मृत्यु हो जाती है। ये तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक भाई जो रावण है और रावण का एक भाई है विभीषण, तो विभीषण के लिए एक बात कही गई कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने भाई को धोखा नहीं देना चाहिए था। इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है अपने आदमी जन बन गए विभीषण। ठीक वैसे ही जैसे विभीषण ने अपने भाई के खिलाफ जाकर राम की मदद की थी, यानी रावण के दुश्मन की मदद की थी, ठीक वैसे ही अपने आदमी जन यानी कि क्रांतिकारियों के, हमारे बीच का कोई एक व्यक्ति
ठीक विभीषण की तरह काम किया, यानी कि अंग्रेजों की मदद की इन लोगों को पकड़वाने में। आपन के आपन से जारी दगा देले बड़ भारी। और ये क्यों किया गया? क्योंकि एक दूसरे में ये जलन की भावना थी, एक दूसरे में जलन की भावना थी, और इसी जलन के मारे किसी ने अंग्रेजों की मदद कर दी। ठीक है, और ये एक तरह से ये जो मदद है ये बहुत बड़ा धोखा माना गया है ना। दगा देले बड़ भारी, दगा माने धोखा। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है जारी, आपन के आपन से जारी, आपन से आपन के जारी, जारी का मतलब जलन, दगा देले, दगा का मतलब धोखा, बड़ा बड़ भारी मतलब बहुत बड़ा। नागपुरक माटी कांधे देखी के बेटा फांसी के फांदे। और ये सब देखने के बाद नागपुर की जो धरती है, नागपुर का जो माटी है, ये इसको हम माँ के तौर पर देखते हैं, अपने बेटों को फांसी के फंदे पर जाता देख विलाप करने लगी, रोने लगी। ठीक है, नागपुरक माटी कांधे देखी के बेटा फांसी के फांदे। रवि शशि उगले अंधारी, नभे उदास घटा भारी। रवि का मतलब क्या हो गया? सूर्य। शशि का मतलब हो गया चंद्रमा। उगले का मतलब तो उगना। अंधारी का मतलब अंधेरा। नभे मतलब हो गया आसमान। उदास का मतलब तो उदासी हो गया। घटा का मतलब हो गया बादल। ठीक है, भारी का मतलब ज़्यादा। तो उस दिन जब क्रांतिकारियों को फांसी देने का दिन था, उस दिन जो छोटा नागपुर की धरती है ये भी बड़ा उदास थे। छोटा नागपुर की धरती जो है अपने बेटों को फांसी पर चढ़ता देख करके रोने लगी। और जो सूर्य है, यानी कि जो सूरज है, जो रोज़ दिन रोशनी देने का काम करती है, और रात में चंद्रमा जो है रोशनी देने का काम करती है, उस दिन तो इनका उगना हुआ, लेकिन इनके उगने में वो प्रकाश नहीं था, इनके उगने में वो शीतलता नहीं था। ठीक है, ऐसा लग रहा था इनके उगने के बाद भी उस दिन अंधेरा छाया हुआ है। आसमान में जो बादल है, ऐसा देख कर के प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो ये भी बड़ा उदास है। कथा सुमरने हाय राय मन पछताए। ये जितना भी कहानी है, कथा है, इसको सुमिरन करके, याद करके, है ना, इनको सुमिरन करके राय मन पछताए। राय का मतलब क्या हो गया? जो कवि है प्रफुल्ल कुमार राय, उनके बारे में कहा गया है राय। तो जितना भी कथा है, कहानी है, इसको सुमिरन करके, याद करके कवि का मन जो है पछतावा से, पछताप से भर गया है, दुख से भर गया है ना। इनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब होने के कारण। अंतरे संताप भारी। अंतरे का मतलब क्या होता है? आत्मा। ठीक है, एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी में, अंतरात्मा, है ना। अंतर का मतलब क्या हो गया? अंदर। आत्मा का मतलब तो आत्मा ही होता है। तो इनके अंदर हृदय में संताप भारी। संताप का मतलब होता है दुख। मन में या हृदय में बहुत बड़ा दुख इनके है ना, कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों अपने ही लोगों ने जो है अंग्रेजों की मदद की और हमारे जो क्रांतिकारी है इनको पकड़वाने का काम किया। एक तरह से जब इनको फांसी दी जाने लगी तो कवि का भी मन जो है बड़ा उदास हो गया, रोने लगा। छोटा नागपुर के धरती रोने लगी। सूर्य जो है उस दिन प्रकाश देने का जो काम करती है, वो उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधकार से भरा हुआ हो। जो चंद्रमा सूर्य के भांति प्रकाश देने का काम करती है, ये भी ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी तरह से अंधेरा हो। आसमान में जो बादल है उसको देख करके लग रहा था ये भी बड़ा आज उदास है। कवि जो है ये इन सभी जो कहानी है या कविता में जो कुछ भी घटा, इसको देख करके उसका भी मन बड़ा उदास है। और उदास होने के बाद वो नमन करत सतवारी, वो 100 बार, सतवारी मतलब 100 बार नमन करता है। किसको? प्रणाम करता है। किसको? जितने भी हमारे क्रांतिकारी है इनको। कड़की उठले तरवारी, शहीद चलने धारी धारी। फिर से अंत में कहा गया है कि
तलवार जो है कड़क उठा है और जितने भी शहीद हैं वो जितने भी शहीद है, जितने भी क्रांतिकारी है, अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए फिर से एक बार निकल पड़े हैं। तो इस तरह से ये कविता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम एक नई कविता के साथ आएंगे और इसी तरह से हम इसके अर्थ को समझेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।